बच्चों, आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एक अन्य जैविक प्रक्रिया जो कहलाता है परिवहन। सभी जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन, जल व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जीवधारी जो होते हैं जिनकी कोशिकाओं में कुछ बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि यूरिया होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं या यूरिक अम्ल होते हैं, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। तो इन विभिन्न पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने के लिए इनमें परिवहन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य जैसे जटिल जीवों की संरचनाएं जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इनके द्वारा एक परिवहन तंत्र ही जो होता है इन उपयोगी पदार्थों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये परिवहन तंत्र जो होता है इसमें एक माध्यम के रूप में काम करता है रक्त। मनुष्य में परिवहन माध्यम के रूप में रक्त व लसिका दोनों माध्यम होते हैं, जिसके द्वारा ही विभिन्न पदार्थ इसमें मिलकर के ही शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। एक रक्त जो होता है वो क्या होता है? रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये रक्त जो होता है वह दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक भाग होता है प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो जल में ही घुले हुई स्थिति में पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले अन्य पदार्थ में होते हैं ग्लूकोज और इनमें घुले हुए होते हैं अमीनो अम्ल और अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे द्वारा त्यागे जाते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। जो खनिज लवण हम ग्रहण करते हैं वो खनिज लवण जो होता है वो भी इसी प्लाज्मा वाले भाग में पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और कुछ अन्य उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो भी रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में ही उपस्थित रहते हैं। अब रक्त का एक दूसरा अनिवार्य घटक होता है वह होता है कणिकाएं। कणिकाएं जो होती हैं वह तीन प्रकार की होती है। एक होती है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज जिसको कहा जाता है, इसमें पाया जाता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम शब्द जो होता है वह आयरन होता है। तो आयरन से मिलकर के बना हुआ एक यौगिक हीमोग्लोबिन, यह एक वर्णक होता है। इसी के कारण आरबीसीज या लाल रक्त कणिकाएं लाल रंग की दिखाई देती है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है वह रक्त में ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा जो होता है वह है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ये रंगहीन कणिका होती है, रंगहीन कोशिका होती है जो रक्त में पाई जाती है। इनके द्वारा इसको कहा जाता है WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। यह हमारे शरीर का संक्रमण से सुरक्षा करता है। कोई भी बाहरी पदार्थ यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं उन बाहरी पदार्थों को अपना एंटीबॉडी बनाती है और उनको नष्ट करने का काम करती है। इसीलिए इनको शरीर का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। तीसरा जो रक्त में पाया जाने वाला एक घटक होता है वह कहलाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है यह भी एक प्रकार का तंतुमय प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं, कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। जब हमें चोट लग जाती है तो चोट लगे हुए या कटे हुए स्थान पर रक्त जो होता है वो जम जाता है और कुछ समय पश्चात रक्त वहां से बहना बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट जो होता है वह रक्त का थक्का जमा करके चोटग्रस्त स्थानों से रक्त को बाहर निकलने से रोकने का कार्य करता है।
तो इस प्रकार से एक रक्त जो होता है वह उसके निम्नलिखित घटक जो होते हैं वो शामिल रहते हैं और यह रक्त जो होता है एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि मनुष्य में परिवहन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। बहुत समय पहले से ही हमारे शरीर में रक्त जो होता है वो बहता आ रहा है। इसके बारे में लोगों ने ध्यान दिया था, देखा था, अध्ययन किया था, परंतु ये किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता जाता है, इसका बहाव कैसा होता है, कैसे ये बहता है, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्रमशः अध्ययन किया था और धीरे धीरे सबने जाना कि हमारी शरीर में नलियां पाई जाती हैं और इन नलियों के माध्यम से रक्त जो होता है वो बहता रहता है। तो कुछ वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। इन्होंने विस्तार पूर्वक अध्ययन करके बताया था तो किस प्रकार से रक्त जो होता है वो विभिन्न दिशाओं में एक चक्र के रूप में बहता रहता है। तो विलियम हार्वे ने ही सबसे पहले हमारे शरीर में होने वाले रक्त के परिवहन के बारे में अध्ययन किया था और इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, जिस नलिकाओं में बहता है, जिस प्रकार से बहता है, जिस प्रकार का इनका मार्ग होता है, उसको हम परिसंचरण कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र जो होता है, मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वह दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हृदय और दूसरा होता है रक्त वाहिनियां। तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में इन दोनों का ही अध्ययन करना है। तो पहले हम देखेंगे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां कौन कौन सी होती हैं? तो मनुष्य में जो रक्त वाहिनियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनियां, दूसरी होती है शिराएं और तीसरी होती है केशिकाएं। धमनियां जो होती है इनकी दीवार जो होती है वह मोटी होती है और इनके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन किया जाता है। धमनियां जो होती हैं वह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शिराएं, इनकी दीवारें जो होती हैं वो धमनियों की तुलना में पतली होती है और शिराओं में कपाट पाया जाता है। इनमें जो रक्त बहता है वह होता है अशुद्ध रक्त। ये शरीर के अलग अलग अंगों के रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है, जबकि धमनियां हृदय से जो रक्त निकलता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। अगला जो वाहिनी होता है वह होता है केशिकाएं। केशिकाएं जो होती हैं वो पतली भित्ति वाली संरचनाएं होती हैं जिनकी दीवारें जो होती है वो पतली होती हैं और इसी के कारण केशिकाओं में जो भी पदार्थ गुजर रहा होता है वह उनके आसपास के कोशिकाओं में और ऊतक में ग्रहण कर लिए जाते हैं। आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि ये रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो आपस में किस प्रकार से संबंधित होती हैं। हम देखते हैं कि हृदय से जो धमनी बाहर निकल रही है वह जो होती है वह शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है अपनी शाखाओं को लेकर के। जब ये शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है तो वहां जाकर के ये अपने से पतली शाखाओं में बट जाती है। इन पतली शाखाओं को कहा जाता है धमनिका। तो धमनियां जो होती है वो क्या हो रही है? पतली शाखाओं में बढ़ जा रही है जो कहलाती है धमनिका। अब ये धमनिकाएं जो होती हैं वह पुनः फिर से और पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। अब ये धमनिकाएं जो होती हैं वह पुनः फिर से पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, पतले भागों में डिवाइडेड हो जाती हैं। इन पतली शाखाओं को कहा जाता है केशिकाएं। ये केशिकाएं जो होती हैं इनकी दीवारी पतली होने के कारण इनके आसपास जो ऊतक होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, चूंकि कोशिकाएं जो होती हैं उनकी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो भी पतली होती है। केशिकाओं की जो भित्ति दीवार है वो भी पतली होती है, जिसके कारण ये विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उपयोगी अनुपयोगी पदार्थों का आदान प्रदान कर लेते हैं।
प्रत्येक केशिकाएं जो होती हैं वो किन्हीं स्थानों पर जाकर के मिल जाती है और एक मोटी नली का निर्माण करती है। इस मोटी नली को कहा जाता है शिरिका। शिरिकाएं आपस में फिर से एक और मोटी संरचना बनाती है, एक मोटी शाखा बनाती है और ये मोटी शाखा जो होती है वो कहलाती है शिरा। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें हृदय से निकला रक्त धमनी में जाता है, धमनी से धमनिका में जाता है, धमनिका से केशिकाओं में जाता है, केशिकाओं से कोशिका द्वारा निर्मित पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, रक्त में उपस्थित पदार्थों को आदान प्रदान किया जाता है और उसके बाद शिरिका और शिरा के माध्यम से वापस रक्त हृदय में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो आपस में संबंधित रहती है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग जो है हृदय। हृदय जो होता है वह मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों का प्रमुख परिसंचरण अंग होता है जिसके द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। ये हृदय होता कहाँ पर है? देखिए, जो मनुष्य जो होता है उनके शरीर का जो वक्षीय भाग होता है, वक्षीय गुहा जिसको कहा जाता है, इस भाग में उपस्थित होते हैं हमारे श्वसन मार्ग और श्वसन मार्ग के साथ जुड़ा होता है हमारा फेफड़ा। इस प्रकार से यहाँ पर ही हमारे शरीर के बाएं फेफड़े के पास में ही एक बंद मुट्ठी के समान संरचना के रूप में हृदय पाया जाता है। हृदय जो होता है वो यहाँ पर हमारे शरीर के बाएं भाग में स्थित होता है। ये हृदय जो होता है वो मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होता है, जिनकी मांसपेशियां जो होती हैं संकुचन और शिथिलन करती जाती है, जिसके कारण रक्त जो होता है वह धमनियों में पंप होता जाता है, धकेला जाता है और वहां से वो शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता जाता है। तो ये हृदय की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, हम इसका अभी अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का हृदय जो होता है वो बंद मुट्ठी के समान संरचना होता है। जब इसका लंबवत काट किया जाता है तो इसके अंदर जो दिखाई देती है वो संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो हमारा हृदय जो होता है वह मांसपेशियों का बना हुआ एक ऐसी संरचना होता है जिसका अंदर जो होता है वो 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। 4 कक्ष में से एक तरफ जो होता है वो दायां हिस्सा और दूसरी तरफ जो होता है वो बायां हिस्सा कहलाता है। दायां हिस्सा में ऊपरी कक्ष को दायां आलेख तथा निचले कक्ष को दायां निलय कहा जाता है। उसी प्रकार से बाएं हिस्से में ऊपरी भाग बायां आलेख और निचला भाग जो होता है वो बायां निलय कहलाता है। प्रत्येक तरफ का आलेख जो होता है और निलय जो होते हैं, इन दोनों में विभाजिकाएं दीवारें पाई जाती हैं और इनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जो कहलाता है आलिंद निलय छिद्र। आलिंद निलय छिद्र जो होते हैं ये आलिंद को निलय से आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इस छिद्र में पाया जाता है कपाट। कपाट या वाल्व जो होते हैं वह संरचना होते हैं जिनके कारण आलिंद का रक्त निलय में जाता है, परंतु निलय का रक्त वापस आलिंद में नहीं जाता है। इस प्रकार से कपाट या वाल्व जो होते हैं वह रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। प्रत्येक तरफ के आलिंदों में शिराएं आकर के खुलती हैं। दायां आलिंद में जो शिरा आती है वो कहलाती है, नीचे की ओर होता है वस्त्र महाशिरा और ऊपर की ओर होता है अग्र महाशिरा। इस प्रकार से हृदय जहाँ पर स्थित होता है उसके ऊपरी हिस्से से रक्त को अग्र महाशिराएं दाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं और शरीर के पूरे नीचे वाले हिस्से से रक्त को पश्चिम महाशिरा जो होती है वो दाएं आलिंद तक पहुंचाने का कार्य करती है। दाएं आलिंद ठीक उसी प्रकार से बायां आलिंद में एक शिरा आकर के खुलती है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा जो होती है वह फेफड़ों से होकर के निकल करके आने वाली शिरा होती है जो हृदय के बाएं आलिंद में आकर मिलती है।
प्रकार से दोनों आलिंदों में शिराएं आकर खुलती हैं। अब दोनों नीले जो होते हैं वह खुलते हैं धमनियों में। हृदय का जो दायां निलय होता है, दायां निलय जो होता है वह खुलता है पल्मोनरी धमनी में। ये दायां निलय जो होता है इसमें उपस्थित रक्त जो होता है वह पल्मोनरी धमनी में प्रवाहित होता है। यह दो हिस्सों में बटा होता है पल्मोनरी धमनी। एक हिस्सा इधर दाएं फेफड़े में जाएगा, दूसरा हिस्सा जो होगा वो बाएं फेफड़े में रक्त को लेकर के जाता है। पल्मोनरी, पल्मोनरी जो होता है मतलब है फुफ्फुस या फेफड़े। तो ये धमनी जो होता है वो रक्त को फेफड़े में पहुंचाने का काम करती है। बायां निलय जो होता है इसका रक्त जो होता है वह जाता है महाधमनी में। महाधमनी जो होता है यहाँ शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों में धमनियों की, धमनिकाओं की शाखाएं बना करके शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। प्रत्येक तरफ के धमनियों में, दोनों धमनियों में भी वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। ये वाल्व या कपाट जो होते हैं यह अर्धचंद्राकार कपाट कहलाते हैं। इस अर्धचंद्राकार कपाट के कारण ही नीलाय का रक्त धमनियों में तो जा सकता है परंतु धमनी का रक्त वापस नीलय में नहीं आ सकता। इस कपाट के कारण नीलय जो होता है उसका रक्त जो होता है, धमनी का रक्त जो होता है वो वापस नीलय में नहीं आ पाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आलिंद और दोनों आलिंद और नीलय के बीच में जो कपाट होते हैं उनको भी नाम से जाना जाता है। दायां आलिंद में जो कपाट पाया जाता है वो कहलाता है त्रिवर्णी कपाट, जबकि बायां आलिंद में जो कपाट या वाल्व पाया जाता है ये कहलाता है द्विवर्णी कपाट। इस प्रकार से सभी कक्ष जो होते हैं केवल कपाट और छिद्र के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं और सबके बीच में विभाजिका या दीवार पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा हृदय जो होता है उसकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अब देखते हैं कि हृदय की क्रियाविधि किस प्रकार से संपादित होती है। हृदय जो होता है वो रक्त को पंप करने का, धकेलने का काम करता है। तो यहाँ पर दायां आलिंद जहाँ पर होता है यहाँ पर कोशिकाओं का, ऊतकों का एक समूह पाया जाता है। यह समूह जो है वो कहलाता है SA नोड, शिरा आलिंद नोड। इस नोड से एक तरंग आरोपित होता है या इनसे एक लहर उत्पन्न होती है। लहर उत्पन्न होने के कारण दोनों आलिंदों की दीवारें जो होती हैं उनमें संकुचन की प्रक्रिया हो जाती है। इनमें संकुचन की प्रक्रिया के कारण इनमें जो रक्त भरा हुआ होता है उसमें दबाव आरोपित होता है और इसी दबाव और प्रेशर के कारण दोनों तरफ के कपाट खुलते हैं और दोनों आलिंदों का रक्त दोनों निलयों में आकर के भर जाता है। दोनों निलय के भरने के पश्चात ये लहर या आवेग जो SA नोड से प्रारंभ हुआ था वो धीरे धीरे क्रमशः निलय की दीवारों में पहुंच जाता है और निलय की दीवारें संकुचन करना प्रारंभ कर देती है। जब निलय की दीवारों में संकुचन प्रारंभ होता है तो ये संकुचन के कारण निलय का रक्त जो होता है वह धमनियों में उपस्थित कपाटों को खोलते हुए दोनों तरफ की, अपने अपने तरफ की धमनियों में रक्त जो होता है वो प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से जब आलिंदों का संकुचन हो रहा होता है उस समय निलय जो होता है वो शिथिल अवस्था में होता है, जिसके कारण दोनों कपाट खुलते हैं और निलय में रक्त जो है वो आकर भर जाता है। और जब निलय में संकुचन हो रहा होता है तब आलिंद जो होते हैं, दोनों तरफ के आलिंद जो होते हैं वो शिथिल अवस्था में होते हैं। उस दौरान शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त जो होता है वो आलिंदों में आकर के भरता रहता है। इस प्रकार से क्रमिक आलिंद संकुचन, विलय शिथिलन, विलय संकुचन, आलिंद शिथिलन, इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा ही रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में धकेला जाता है, भेजा जाता है। इस प्रकार हमारा हृदय जो होता है वो कार्य करता है। अब देखते हैं कि
हृदय जो होता है, मनुष्य का हृदय जो होता है उसमें दोहरा परिपथ पाया जाता है। तो ये दोहरा परिपथ क्या होता है इसको जान लेते हैं हम लोग। दोहरा परिपथ का मतलब होता है कि हृदय जो होता है उसमें रक्त जो होता है वहां से आता है, फिर बाहर निकलकर फिर से वापस हृदय में आ जाता है। इसी को कहा जाता है दोहरा परिपथ, डबल सर्कुलेशन। तो दोहरा परिपथ में दो प्रकार का परिपथ होता है। एक परिपथ ऐसा होता है जहां पर हृदय से निकला हुआ रक्त फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से रक्त का शुद्धिकरण होकर के वापस फिर से हृदय में आ जाता है, वो कहलाता है फुफ्फुसीय परिपथ। फुफ्फुसीय परिपथ में क्या होता है, एक ये हृदय के दाएं भाग से, दाएं हिस्से से रक्त जो होता है वो निकलता है और निकल करके दाएं आलिंद का रक्त दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले से रक्त जो होता है पल्मोनरी धमनी में जाता है। पल्मोनरी धमनी का रक्त जो होता है वह दोनों तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करता है। जब फेफड़ों में ये रक्त प्रवेश कर जाता है तो यह फेफड़े में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है रक्त, और उस रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको वह फेफड़ों में त्याग देता है। इस प्रकार से रक्त क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। कहाँ हुआ, फेफड़ों में। तो फेफड़े में जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है तो शुद्धिकरण होने के पश्चात में ये रक्त जो होता है वो फिर से पल्मोनरी शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। ये हो गया दायां भाग और ये हो गया बायां भाग। इस प्रकार से हृदय के दाएं नीले से निकला था रक्त, दाएं नीले से निकलकर फेफड़ों में गया, फेफड़े से शुद्ध होकर के बाएं आलिंद में प्रवेश किया। दायां नीले से रक्त निकलकर बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इस प्रकार का परिसंचरण कहलाया परिसंचरण या परिपथ। एक प्रकार का परिपथ ये हो गया जहां हृदय से रक्त बाहर निकला, हृदय से बाहर फेफड़ों में गया, शुद्ध हुआ, फिर से वापस हृदय में ही आ गया। दूसरा परिपथ जो होता है दोहरा परिपथ में वह होता है दैहिक परिपथ या दैहिक परिसंचरण। दैहिक परिसंचरण की प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए जो हृदय से निकला हुआ रक्त होता है यह बाएं नीले से निकलता है। बाएं नीले से रक्त जो होता है वो महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। रक्त जो है वो कहाँ से निकला, बायां नीले से निकला रक्त। बाएं नीले में संकुचन के कारण जो रक्त निकलता है वो महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाने के पश्चात में ये धमनी जो होती है वो अपनी शाखाओं में परिवर्तित होती है और अंत में केशिकाओं में परिवर्तित होती है। ये केशिकाएं जो होती हैं यहाँ से रक्त को क्या कर लिया जाता है, कोशिकाओं के द्वारा आदान प्रदान कर लिया जाता है। अर्थात यहाँ उपस्थित कोशिकाएं जो होती हैं इस रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगी और इन कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको वो वापस रक्त में त्याग देंगे। इस प्रकार से ये रक्त जो था वो निकला था तो शुद्ध था, जब धमनी से निकला था रक्त तो शुद्ध था, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी। अब यहाँ कोशिकाओं के पास पहुंचा तो वह रक्त क्या हो गया, अब अशुद्ध हो गया फिर से। क्यों, क्योंकि यहाँ रक्त का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया, कोशिकाओं में चला गया। कोशिकाओं में क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड था, तो फिर से रक्त में आकर मिल गया। अब ये शिरिका शिरा बना करके और महाशिरा बना करके फिर से दाएं आलिंद में आते हैं। रक्त जो है वो पुनः कहाँ आ गई, दाएं आलिंद में। तो बायां निलय से निकला हुआ रक्त शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण करने के पश्चात अशुद्ध होकर के
अग्र और पश्चिम महाशिरा के माध्यम से फिर से रक्त कहाँ आ गया, हृदय के दाया आलिंद में प्रवेश कर गया। तो बायां निलय से निकलकर रक्त दाया आलिंद में आ रहा है, तो ये परिसंचरण कहलाया दैहिक परिसंचरण या दैहिक परिपथ। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो परिसंचरण होता है, परिवहन जो होता है, उसमें ये दो प्रकार के परिपथ पाए